चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अभी हम इस चैनल के अध्याय 1 में श्री राम की जीवन गाथा पर चर्चा कर रहे हैं और वास्तविकता जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको श्री राम, जानकी और लक्ष्मण के अगस्त्य ऋषि के आश्रम से पंचवटी तक पहुंचने की बात बताई है। अब पंचवटी में क्या हुआ ये हम देखते हैं। पंचवटी में सीता रसोई नामक स्थान है और यहाँ 5 वृक्ष है। माना जाता है कि यहीं पे वो रहे। और ये अपन जब देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये कालखंड, क्योंकि देखिए 10 वर्ष तो छत्तीसगढ़ बीत गए। 6 महीने पहले लगभग समझ लीजिए चित्रकूट प्रवास और जो वहाँ तक पहुँचना वो सब में लग गया 10.5 साल। फिर 6 महीने जब वो सूती ऋषि के आश्रम, फिर वहाँ से अगस्त्य ऋषि के भाई के आश्रम, फिर वहाँ से अगस्त्य ऋषि तक 300 किलोमीटर, फिर यहाँ 6 महीने और 11 वर्ष उनके बीत चुके थे। और 13वें वर्ष में सीता का अपहरण हो गया था, क्योंकि लंकापुरी पहुंचने के बाद जब वो बात उठती है तो 1 वर्ष का टाइम रावण देता है, या सीता जी उनसे बोलती है रावण से 1 वर्ष का समय दो। इस पीरियड में अगर श्री राम मुझको नहीं छुड़ा ले जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारी बात पर सोच। तो इन सबको देख के ऐसा लगता है कि 13वें वर्ष में सीता का हरण हुआ था यहाँ से। तो इसका मतलब वो यहाँ पे लगभग समझ लीजिए कि 1.5 वर्ष करीब रही होंगी। तो ये 1.5 वर्ष उनके बड़े शांति से कटे। यहाँ कोई राक्षसों का आक्रमण नहीं हुआ, कहीं कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसका अर्थ यह है कि ये स्थान राक्षसों से खाली था। वो अगस्त्य ऋषि के प्रभाव से हो सकता है, तो इस क्षेत्र में थे ही नहीं। तो फिर यहाँ फिर खरदूषण कहाँ से आ गए? 14,000 की सेना लेकर, और सब फिर शूर्पणखा भी घूम रही थी। अचानक ये सब कैसे हो? इसलिए इसकी संभावना कम है। और इसकी संभावना जो शूर्पणखा की नाक कटना और खरदूषण, ये छत्तीसगढ़ के खरौद के स्थान पे ज्यादा है। इसको दूसरे तरीके से अपन, जैसे मैंने बताया आपको, वहां पर लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है खरौद में, और आपको बताया था कि यहाँ आए थे शबरी नारायण है, निषादों का राज्य है, वो सब। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सीता हरण, मैंने बताया छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ, तो सीता हरण यहाँ से हुआ, इसके प्रमाण देखते हैं। देखिए पंचवटी तो ठीक है ही है, वो ठीक है, आपने गुफा को सीता ही रहती थी बता दिया है कि नहीं, नहीं कह सकते। लेकिन जो जनश्रुति और जमीनी प्रमाण जो अपन देखेंगे वो यहीं के आसपास। जैसे जो मारीच जब आया, बहकाया, तो बहकाकर वो जो मृग बनकर आया था ना, वो मृग बनकर आया था, मृग की खाल उड़ के आया था, चमकीले गोटे टांग के, सोने के तार लगा के। उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, वो सब अंदाजा है हमारा आपका। जो भी है वो मृग की उसमें, और दूर दूर रहा, दूर से दिखता था, भाग जाता था, जिससे पास से आप समझ जाओ कौन है। तो वो एक स्थान है जहां राम ने मारीच को मारा, और वो स्थान नासिक से करीब 20 किलोमीटर दूर होगा। वो स्थान है, उस स्थान कहा जाता है मृग व्याधेश्वर तीर्थ। मृग व्याधेश्वर मतलब मृग जहां मरा था, एक तो ये स्थान है। उसके बाद जब सीताहरण हो गया, हाँ मैं इस समय एक चीज और बता देना चाहता हूँ उम्र के लिए, कि जब राम लक्ष्मण दोनों चले जाते हैं, यहाँ भी सीता काफी लक्ष्मण को अपशब्द कहती है। जब लक्ष्मण सीता कहने से राम को ढूंढने नहीं जाते, तो उसका बेकार है यहाँ पे उसका चर्चा करना। तो जब राम लक्ष्मण दोनों
हाँ, जब रावण आता है सीता का हरण करने और कंफर्म करने के लिए पूछता है कि तुम कौन हो या अकेले वन में कैसे रह रही, तो वो सीता जी उनको बताती है कि भाई ये जो है मेरी, जब अयोध्या से हम लोग निकले तो मेरी आयु 18 वर्ष की थी और आप 25 वर्ष। ऐसे तो मैं ये आपको एज के हिसाब जो शुरू में बताया था ना कि इतनी एज थी, विवाह के समय 9 वर्ष की हो रही थी, राम 16 वर्ष के थे, वो वाली बात यहाँ पे होती है। लेकिन इसके पहले कि हरण हो जाए, वो जो बात थी कि भाई वहां हरण हुआ कि यहाँ हरण हुआ, उस बात के लिए हम श्रीलंका चलेंगे, क्योंकि रावण यहाँ आया हरण करने, उसके पहले उधर क्या क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ इसलिए इन बातों की चर्चा की कि सीता हरण और उसके पश्चात की जो घटनाएं हैं उसके स्थलीय साक्ष्य नासिक और उसके आसपास हैं। यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर इगतपुरी जिले में एक स्थान है सर्वतीर्थ, और यहाँ माना जाता है कि जटायु वध यहीं। और यहाँ से फिर जटायु ने बताया कि तुम्हारी राम को कि तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ और वो दक्षिण दिशा में गई। तो अब मैं जब रावण आएगा उसके साथ में मैं आपको इसको डिटेल एक चीज बताऊंगा, कैसे मतलब राम को पता कैसे चला कि कौन ले, कैसे ढूंढे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं ये आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन इसको ये देखते हैं कि उधर लंका वाली घटना, और वो इसलिए जरूरी है कि अपहरण के पहले रावण को सूचना कैसे मिली, ये भी तो देखना पड़ेगा। भाई रावण आया तो कैसे सूचना मिली, और वो जब सूचना का जब आप देखेंगे और कैसे आया, मारीच कैसे, तो उससे फिर ये भी बात और इसको बल मिलेगा कि जब छत्तीसगढ़ के खरौद में खरदूषण वध हुआ था और शूर्पणखा की नाक कटी थी, और यहां से सीता हुआ था नासिक से, इस बात का जो प्रमाण है ना, वो भी जो आपको बताया ना कि समय काल को भी देखते चाहिए, अंतराल को, तब तो ये बात फिक्स होगी कि हुआ कैसे हुआ। तो यहां पर अपन जो हरण के पश्चात कैसे ढूंढा, इससे सीता जी को ले जाया गया था, उसके देखने के पहले हम ये देखते हैं कि रावण कैसे पहुंचा। तो मेरा इसमें कहना यह है कि इसमें वाल्मीकि रामायण का अध्ययन तो है ही एक तरीका, इसके अलावा आप सीक्वेंस पर भी गौर करिएगा। इसमें एक वर्णन है कि अकंपन नामक एक राक्षस, जब खरदूषण का वध हो गया तो अकंपन नामक एक राक्षस को शूर्पणखा ने, सारी सेना मार दी गई, सब बर्बाद हो गया, उसका जो राजधानी बनाया था। ये खबर देने अकंपन नामक राक्षस लंका पहुंचा, और उसने दरबार में रावण को बताया कि महाराज आपने जो दंडकारण्य में राज्य स्थापित किया था और जन स्थान में आपके भाई खरदूषण रहते थे, हजारों राक्षस रहते थे, सबका राम लक्ष्मण नामक आर्य राजकुमारों ने इन सबका विनाश कर दिया और सब उजाड़ दिया है, आपके जन स्थान को उजाड़ दिया। अब अगर आप एक तो यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, जन स्थान को उजाड़ दिया गया, अगर ये स्थान नासिक होता, अगर ये स्थान नासिक है तो उजाड़ दिया गया और उसके बाद भी राम वहीं, क्या ऐसा होता है कि जहां मारा वहीं पे फिर वेट कर रहे राम, वहीं रह रहे, तो समझ में आ जाता है कि राक्षस आ रहे हैं अब तो यहाँ फिर आएगा। शूर्पणखा ने उनको बताया ही था कि मैं रावण की बहन। एक तो इसलिए भी खरौद के पक्ष में ये बात जाती है। उसके बाद जब वो ये बात सुन के रावण को बहुत क्रोध आता है
और रावण तुरंत सलाह लेने के लिए मारीच के पास जाता है। मारीच कौन है? मारीच वही है जो ताड़का का पुत्र था। जब राम ने 16 वर्ष की आयु में ताड़का और सुबाहु का वध किया था। और मारीच के बारे में स्टोरी है कि जैसा अभी आप देखिएगा जब क्या होता है कि वो मारीच समुद्र तट पे इधर रह रहा था, मतलब जो भारत की तरफ। तो रावण जब समुद्र पार करके, वहां ऐसा वर्णन है उसमें लिखा हुआ है, समुद्र पार करके मारीच के आश्रम में पहुंचा। तो मारीच के आश्रम में जब पहुंचा तो मारीच ने स्वागत किया, कह रहे लंका नरेश आपका स्वागत है, कैसे आए? तो रावण ने कहा कि भाई कोई राम नाम का कोई आर्य है युवक, उसने मेरे जन्म स्थान को उजाड़ दिया और खरदूषण को मार दिया सेना से। तो तुम मेरी मदद करो और बताओ, क्योंकि तुमको नॉर्थ का अच्छा नॉलेज है, तुम वहां रहे हो, तो तुम जानते हो क्या ईरान कौन है, क्या है, थोड़ा बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को इसको मारना है, दंड देना। तब मारीच जो बोलता है उसको आप ध्यान देखिएगा। उसमें मारीच कहता है कि रावण, क्या तुम्हारे दरबार में कोई तुम्हारा दुश्मन पैदा हो गया? ये कोई ऐसा दुर्बल तुम्हारा रिश्तेदार है क्या जो तुमसे चिढ़ता हो और तुमसे स्पष्ट न कहकर तुमको ऐसे उकसा रहा हो कि जाओ तुम, जिससे तुम आत्महत्या कर लो? तो रावण बोलता मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो। तब मारीच बोलता है कि राम ने 16 वर्ष की आयु में, जब वो किशोर थे, बालक थे, तब मेरी माता ताड़का और मेरे भाई सुबाहु को मार दिया था, और मुझको एक ऐसा तीर मारा कि मैं वहां से और यहाँ समुद्र तट पर आकर गिरा। तो ये तो छोड़ दीजिए कि खैर, लेकिन मतलब ये कि राम के डर से मारी सीधे भागा और एकदम समुद्र तट पे जाकर लगा, इतनी दूर भाग गया। तो मारीच कहता है कि अब वो राम अब युवक है, अब तो कितने शक्तिशाली हो चुके होंगे, और तुम इसी से समझ लो कि खरदूषण जैसे दुर्दांत वीरों को उन्होंने उनकी सेना से नाश कर दिया। तो अब तुम जाना चाहते हो लड़ने, मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन तुम्हारा कौन दुश्मन पैदा हो गया? अरे भाई शांतिपूर्वक राज्य करो, अपनी रानियों के संग रंगरेलिया मनाओ, क्यों अपना राज्य नष्ट करना चाहते हो राम से विरोध मोल लेकर? तो रावण लौट जाता है। ये बात आप देखिए, रावण वापस लौट जाता है और चुपचाप अपना लंका में फिर रहने लग जाता है। इधर जब शूर्पणखा देखती है कि रावण नहीं है, अब ये देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ शूर्पणखा की नाक कट चुकी थी, क्योंकि अगर नहीं कटी थी नाक तो फिर शूर्पणखा की नाक कब कटती? क्या खरदूषण मारा गया और अकेले जाके नाक कट गई क्या उसकी? अकेले गई, वो भी कई वर्ष तक घूमती रही अकेले? नहीं हो सकता। सिर्फ उसने कुछ महीने देखी कि रावण की तरफ से कोई सहायता आएगी, नहीं आई तो फिर वो स्वयं पहुंच गई। स्वयं पहुंचने में भी जो समय लगा होगा, स्वयं पहुंची, और रावण जब दरबार में सिंहासन पर बैठा था, सब दरबार भरा हुआ था, तब सबके सामने रोना धोना शुरू किया शूर्पणखा ने कि तुम बड़ा राजा बनते हो, सबसे बड़े वीर हो, तुमसे देवता भी डरते हैं, इंद्र भी डरता है, और राम ने देखो मेरी नाक काट दी तुम्हारी बहन की, और खरदूषण को मार दिया, जन स्थान को बर्बाद कर दिया, केवल अपनी एक स्त्री के पीछे, और उसकी वो स्त्री बहुत सुंदर है। तो भाई तुम बदला ले नहीं सकते, तुम्हारे रहते मेरा क्या हाल हो गया, नाक कट गई और तुम्हारा जन स्थान बर्बाद हो गया, और दोनों भाई खरदूषण मारे गए, पूरी सेना नष्ट हो गई। अब तुम्हारा प्रभाव कहाँ रहा? अब तुम जो उत्तर भारत में अपना पुरखों का राज्य वापस छीना था जो तुमने, वो तो समाप्त हो गया। तब फिर से
रावण एक तैयारी करता है और फिर मारीच के पास जाता है। अब मारीच फिर जब विरोध करता है तो रावण बोलता है कि अब तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों? बात यह है कि अब रावण जो है धर्म संकट फंस गया था। भाई एक राजा की बहन भरे दरबार में अपनी व्यथा कथा सुना रही है कि मेरी नाक काट दिया। अब राजा क्या करेगा? राजा अगर दंड नहीं देगा, नहीं जाएगा तो उसको डरपोक समझा जाएगा, तो उसका तो राज्य वैसे ही समाप्त हो जाएगा। और अगर जाता है तो वो पिछली बार मारीच से मिला था, वो बताया था उसको खतरा, तो करें क्या? तो इसलिए फिर से रावण जाता है मारीच के पास और फिर उससे सलाह लेता है। और फिर उससे जब सलाह लेता है तब फिर वो मजबूरी में मारीच उसके दबाव में, और मारीच बहुरूपिया था, होशियार था, वो उसने हिरण का, जो अद्भुत हिरण सुनहरी दार, आप ठीक से वर्णन पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि उसने हिरण का चमड़ा उड़ा था। यार मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हिरण का चमड़ा उड़ा और ऊपर से नक्काशी, मतलब सोने के तार वार से सब बना लिया, और इसीलिए छुप छुप के सीता और राम के एकदम सामने नहीं आया। वो झाड़ियों में छुप गई जिससे पैर वैर नहीं दिखे, सिर्फ वो थोड़ी खाल दिखती रहे कि भाई सुनहरा दिख रहा चेहरा, और भागता था। और छका छका कर वो पहले राम को ले गया, फिर लक्ष्मण को भी जाना पड़ा मजबूरी में, सीता के बहुत कोसने पर। तो अब मैं यहाँ पर जो आपको बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रावण के बारे में भी बता दूँ, पर मैं उसको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी मैं रावण के बारे में आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि अब ये बड़ी चर्चा है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। जैसे मैंने बताया ना, भद्राचलम में भी पुष्पक लेके आ गया बाद में पुष्पक। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ कि आप हिंदी डिक्शनरी में विमान शब्द का अर्थ देखिए। विमान, वायुयान को तो कहा ही गया है, इसके अलावा विमान रथ को कहा गया है, अश्व को कहा गया है। अश्व, बड़े ऊंचे ऊंचे जो मंदिर हैं, ऊंचे गंगूरे वाले, और सात खंडा महलों को भी विमान कहा गया है। और एक आपको ध्यान दिला दूं कि जो हम अर्थी बोलते हैं, बड़ा, जैसे अपन किसी बड़े आदमी के बारे में मर गया तो बोलते नहीं, अपन बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया, उन्होंने देह छोड़ दी, ऐसा बोलते हैं। तो वैसी अर्थी नहीं बोलते अपन, उसको उसको कहा जाता है अच्छी हिंदी में विमान। विमान सजाया गया, विमान सजाया गया, उस पर बॉडी रख के ले जाइए। तो विमान के कई अर्थ हैं। तो पुष्पक विमान से समस्या का है, विमान का अर्थ अपन निकाल दिया वायुयान। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कोई दावा कि नहीं, बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे कि नहीं वो तो विमान था यहाँ पर, और देवता भी विमान पे आते थे, और मैं इसमें बहस करने लग जाऊँ कि फिर वो विमान कहाँ था है। और आपको बता देता हूँ कि एक जर्मन आया था जिसकी कथा कि वो यहाँ पे खोजा फलाना वायुयान शास्त्र, और ये मुनि वो मुनि, वो मुश्किल से 150-200 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मतलब वायुयान के आविष्कार होने के पहले। तो ये दावा आप अलग करिए उसको, मेरे को ये नहीं कि जो दावा किया जाता है कि जिन लोगों ने विमान बनाया था वो उससे पहले भारत में आविष्कार हुआ था, तो वो बात अलग है, वो साइंस की बात। मैं राम के काल की, रावण के काल की बात कर रहा हूँ कि उस समय ऐसा कुछ दावा नहीं है। और विमान तो मैंने आपको अर्थ बताया, हिंदी में आप देख लीजिए। और अगर विमान होता, मान लें, तो अब आगे का आप विवरण देखिए, उसमें भी देखिए जब रावण के बारे में कि रावण ने तुरंत अपना रथ तैयार किया और उसमें गधे जोते गए, खर। अब बताइए, हवा में उड़ने वाले विमान में गधे जोते जाएंगे क्या? गधे जोते, आगे भी आप देखिएगा, आगे जब वो जटायु से युद्ध होता है तो क्या होता है, जो
जो बोल रहे ना पुष्पक विमान से, आगे देखिए क्या होता है। तो गधे जोते गए और फिर उस पर उस पर बैठकर रावण मां जी से मिलने गया था। तो ये विमान शब्द जो पुष्पक विमान है ना, इसकी भी सच्चाई को समझ लीजिए। आगे और बताओ, आप कहीं भी, मैंने एक बता दिया तो वहाँ रुकना नहीं, उसको आगे भी इसके आप, मैं एक साथ पूरी तो नहीं बता सकता, आपको धीरे धीरे करके ही बताऊंगा। तो इसका जो पुष्पक विमान का जहाँ जहाँ ये आया है, या जहाँ जहाँ जैसे सीता हरण केस में कैसे सीता को ले गया, ये सब है और वाल्मीकि रामायण में ही है। थोड़ा ध्यान से पढ़ने में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इतना कह के मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे फिर एक नया कैरेक्टर आया, रावण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ये राम का इक्विवेलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि सोचिए अगर ये कोई आम कैरेक्टर होता तो क्या राम इसको मार के इतने महत्वपूर्ण राजा बनते? भाई कोई आदमी अपने से बराबरी वाले को या अपने से ऊंचे को हराकर ही तो महत्वपूर्ण होता है। साधारण आदमी को मार के तो कोई पहलवान बनेगा नहीं। तो ये रावण था कौन और ये लंका का राजा कैसे बना? क्योंकि आप लोग दैत्य और राक्षस सब बोलते हैं ना, तो ये बात मैं आगे के एक दो एपिसोड बताऊंगा। इसके पहले कि सीता हरण हो, उसके पहले रावण के बारे में जानना जरूरी है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।